हे गाइस, दिस इज निखिल गुप्ता हेयर। और आज एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि फिज़िक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम लोगों को कहीं ना कोई प्रॉब्लम होती है। और अगर हम उस फिज़िक्स को जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं, उसका कोई एक रोड मैप काइंड ऑफ मैं तुम्हें देने वाला हूँ। इसके अंदर मैं तुम्हें क्या क्या चीज़ें बताऊँगा कि किस चैप्टर में कितने दिन का टाइम लग सकता है अप्रोक्स, प्लस 5 आवर्स वो 3 to 5 डेज जो है वो आप अपनी तरफ से लगा के चलिएगा। उस 3 to 5 डेज का क्या मतलब है कि उन 3 से 5 डेज के बीच में जो जो बुक्स मैं आपको बताऊंगा वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन 3 to 5 डेज में ही आपको क्वेश्चन करने हैं, रेगुलरली भी क्वेश्चन करने हैं। बट उन 3 to 5 डेज में रेगुलर 3 आवर्स के लिए आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस करने हैं। और फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप रेगुलर 3 आवर भी बैठेंगे तो आपको 3 घंटे जैसा कुछ ऐसा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम्हारा जो पार्ट है अंडरस्टैंडिंग वाला या फिर जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड पार्ट है वो क्लियर है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम 3 घंटे बैठ के वो काम कर रहे हो। तुम्हें लगेगा अरे अभी तो स्टार्ट किया था, अभी खत्म होने वाला है टाइम। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम अच्छे से उसको कवर कर सकते हो। फिजिक्स से डरना बिल्कुल नहीं। जिस मोस्टली बच्चे डर जाते हैं तो उस वजह से उनका काम नहीं बन पाता है, उनका काम बिगड़ जाता है। तो आज हर एक चैप्टर, स्पेशली आज क्लास 11th के लिए रोड मैप लाए। क्लास 11th में क्या होता है, स्टार्टिंग में जोश होता है, एकदम एकदम स्टार्टिंग में तुम्हारे अंदर जोश होगा, या फिर ऐसा होता है कि एकदम एंड में आते आते वो जोश आता है कि हाँ भाई यार पूरा साल निकलने वाला, कुछ भी नहीं करा। और स्टार्टिंग में होता है कि यार अब तो नया साल है, अब तो सब कुछ करना है। बीच में थोड़ा डाउन हो जाता है, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हुआ हो। मेरे साथ तो ऐसे हुआ था कि मैं बीच में डाउन हो गया था और एंड में जाके कि हाँ भाई अब सर पे डंडे पड़ रहे हैं, अब सब कुछ करना है। तो उसके लिए एक रोड मैप लाए हैं। तो इसके अंदर जो चैप्टर्स तुमने पहले से कर रखे हैं वो वेरी गुड, अगर नहीं कर रखे तो देखो अभी पूरी वीडियो देखो, देन समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, क्लास 11th का यूनिट डायमेंशन या फिर बेसिक मैथ्स जो तुम कह सकते हो। तो इसके लिए मैंने इसको मैक्स टू मैक्स एक ही दिन दिया है, क्योंकि एक दिन में ये हो जाता है। क्योंकि देखो अभी तक अगर तुमने 11th में कुछ भी ना पढ़ा हो तब भी कहीं ना कहीं तुम्हें यूनिट्स की बातें सारी चीजें समझ में आने लगी होंगी। तो इसमें ज्यादा कोई टाइम लगने वाला नहीं है। इसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसके अंदर तुम एक दिन एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मान सकते हो। बाकी इसकी थ्योरी कवर करने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे लगेंगे। और इसकी थ्योरी के साथ साथ जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वही सफिशिएंट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उनके अलावा भी तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। जहां प्रॉब्लम आती है वो है पार्ट इसका फिजिकल मेजरमेंट वाला जो पार्ट आता है, यानी जो एक्सपेरिमेंटल चीजें आती हैं वो भी यूनिट एंड डायमेंशन में कहीं कहीं जो है लगाई जाती हैं। तो मैंने उसको अभी इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल फिजिक्स एक्चुअली हम क्लास 12th के एंड में ही पढ़ते हैं, या कोचिंग्स में भी क्लास 12th के एंड में ही पढ़ाई जाती है मोस्टली जगह पे। बट अगर तुम उसको भी ऐड कर रहे हो तो 2 से 3 दिन लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो मैंने फिलहाल नहीं ऐड करा था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है एरर का जो टॉपिक होता है, क्योंकि एरर से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आ रहा है जेईई मेंस के अंदर। तो एरर जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है इसके अंदर। तो अगर तुम एरर से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो तुम्हें कि अगर तुम्हें सही करना है उसको अच्छे से, तो तुम्हें बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और साथ साथ कुछ कुछ यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए। और एरर के जो मेथड्स होते हैं 4 वो पता होने चाहिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, है ना। तो वो चारों पता होने चाहिए। और तो इसके अंदर एरर को मैंने दिए हैं 2 घंटे, और बाकी का जो चैप्टर है उसको मैंने बाकी के 2 घंटे दिए हैं, कि मतलब 4 घंटे के अंदर आप इस चैप्टर की थ्योरी जो है वो कवर कर सकते हो। क्योंकि अभी तक तुम्हें बेसिक मैथ्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, छोटे मोटे वो सब आगे होंगे। ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो 12th की मैथ्स के अंदर भी टॉपिक है। तो ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, जस्ट उसे इतना पढ़ लो कि फिजिक्स में तुम्हारा काम आ जाए, और बेसिक ग्राफ वगैरह की नॉलेज। अगर वो नहीं है तो मैं लिंक दे दूंगा एक चैनल का, टेमिंग फिजिक्स। मैंने जिन टीचर से पढ़ा था उन्हीं का है, उन्होंने यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया है। वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ा रखा है, और वो वीडियोस अगर तुम देख लोगे तो तुम्हें यूनिट डायमेंशन में उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उन्होंने कुछ 7-8 वीडियोस बना रखी हैं, बट मोस्टली उसके अंदर क्या है, उन्होंने क्वेश्चंस भी कराए हैं और टॉपिक भी पढ़ाए हैं। तो तुम्हारी दोनों चीजें कवर होती चली जा रही हैं। तो उसके बाद अगर तुमने वो वीडियोस करी हैं तो तुम्हें HC वर्मा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
इस चैप्टर में ज़्यादा प्रैक्टिस तो तुम क्लास के दौरान जो क्वेश्चंस होते हैं उसी के अंदर हो जाती है, ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बस वो जो बेसिक थ्योरी होती है कब कि यूनिट लेस चीज़ें हो सकती हैं या डायमेंशन लेस चीज़ें हो सकती हैं, नहीं हो सकती, वो सब जो बेसिक थ्योरी है वो या तो तुम्हें उन वीडियोस में मिल जाएगी, वरना तुम HC वर्मा की जो थ्योरी गिवन है उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो चलो, तो काइनेमेटिक्स जो है काफ़ी इजी चैप्टर है, ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है काइनेमेटिक्स के अंदर। अगर तुम काइनेमेटिक्स की बात करो तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि तुम्हें यह पता होना चाहिए dx/dt वेलोसिटी होता है, dv/dt एक्सीलरेशन होता है और v dv/dx इक्वल टू एक्सीलरेशन होता है। ये तीन रिलेशन अगर तुम्हें पता है तो काइनेमेटिक्स के मोस्टली क्वेश्चंस हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके अंदर जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो जो बोट रिलेटेड और एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं अम्ब्रेला वगैरह वाली, वो उसके बाद इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। तो ये तीन टॉपिक इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम मेरे से पूछो कि इसके अंदर हमें कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए, अगर हम काइनेमेटिक्स की बात करें तो इसके अंदर देखो HC वर्मा के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद अगर तुम्हें किसी चीज़ पे ध्यान देना है तो वो है तुम्हारे एक DC पांडे की एक बुक आती है, मैं यहाँ पे कहीं फोटो वोटो दिखा दूंगा उसकी। उस बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑलमोस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस होंगे काइनेमेटिक्स के, उन क्वेश्चंस को तुम कर लेना, तुम्हारे JEE एडवांस तक काइनेमेटिक्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफी अच्छी बुक है, मैंने भी उसी को फॉलो किया था। देन टाइम कितना लगेगा, इसके अंदर तुम्हें रोज का 2 से 3 घंटा देना पड़ेगा ऑलमोस्ट 10 डेज के लिए। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जिन चैप्टर्स के अंदर 5 से 10 डेज का टाइम लग रहा है उसके अंदर तुम्हें 3 to 4 डेज अपनी वो जो क्वेश्चंस बताए हैं उनको करने में लगाना पड़ेगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया इरोडोव क्यों नहीं प्रेफर कर रहे आप। भाई देख, इरोडोव के अंदर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही करने होते हैं, मतलब उसके अंदर जो काफी सारे क्वेश्चंस है वो आउट ऑफ द सिलेबस है, तो उनको छेड़ने का भी उतना कोई मोटिव है नहीं या कोई मतलब भी नहीं है। बट हाँ, अगर तुम्हें इरोडोव करनी है तो इरोडोव इज वेरी ग्रेट बुक, और उसका कोई अगर मेरे को आई थिंक सो कोरा पे मैंने एक पेज देखा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा भैया, इसकी थ्योरी कहाँ से कंप्लीट करें, इसकी थ्योरी वही टेमिंग फिजिक्स वाला जो चैनल है उसके थ्रू आप क्लियर कर सकते हो पूरी की पूरी थ्योरी। अगर तुम उनको फॉलो कर रहे हो, टेमिंग फिजिक्स जो पढ़ाते हैं यूपी सर जी, अगर तुम उनको फॉलो कर रहे हो तो वो तुम्हें क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस करा रहे होंगे। अगर वो तुम्हें मतलब उन्होंने करवाए हैं क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस करा रहे होंगे और कुछ वीडियोस जो है वो सेपरेटली ऑन क्वेश्चन बेस्ड है, तो वो वीडियोस जरूर देखना, ठीक है। वो वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि एक अच्छी बुक से ज्यादा एक अच्छे टीचर पे विश्वास रखो, क्योंकि एक अच्छी बुक तुम्हें सिर्फ उस बुक के अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाएगी, लेकिन जो एक अच्छा टीचर होगा वो तुम्हें उस बुक के साथ साथ दूसरी बुक के भी अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। सारे लिंक दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना, और कोई चैप्टर रिलेटेड स्पेसिफिक किसी टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो तुम मुझे बता देना। उस टॉपिक के ऊपर या तो मैं खुद कोई वीडियो बना दूंगा या फिर मैं अपने टीचर के थ्रू तुम्हें वो टॉपिक क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये तो होगी काइनेमेटिक्स की बात। कितना टाइम 10 दिन लगेंगे रेगुलरली 2 to 3 आवर्स इस चीज को पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आज बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, 10 दिन तक थ्योरी पढ़ते गए फिर 5 दिन में क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है, साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाना है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है तुम्हारे, वेज कॉन्स्टेंट का टॉपिक हो गया, सेकंड पुली, और थर्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो मैं इसके लिए तुम्हें 3 घंटे रेगुलर निकालने अपने शेड्यूल में, 3 घंटे रेगुलर निकाल के इसको देने हैं तुम्हें 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन ये थोड़ा कम कह रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर तुमने काइनेमेटिक्स अच्छे से कर लिया तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जो टॉपिक्स हैं वो इजीली समझ आ जाते हैं। इसके अंदर जो तुम्हें इंटरनल फोर्सेस का एक टॉपिक होता है, वहां पे तुम्हें टेंशन, नॉर्मल, इन सब के बारे में डिटेल अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कभी कभार कंफ्यूजन के कारण उल्टे पुल्टे कर जाते क्वेश्चन, ठीक है।
तो उस चीज के ऊपर ध्यान रखना। और प्लीज इस बात को समझना कि 11th के अंदर तुम्हें कॉन्सेप्ट लर्निंग ज्यादा करनी है, न्यूमेरिकल ज्यादा करने हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाती है। इसके अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि स्टार्टिंग में हमारी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। तो अच्छा, तो बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लिए? एच सी वर्मा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके अलावा जो हमारे डीसी पांडे की सिलेक्टेड 500 क्वेश्चंस आते हैं वो कर लेना। नीट वाले बच्चे एनसीईआरटी फॉलो कर लेना इसके अलावा, ठीक है। तो अब मैंने फ्रिक्शन जो चैप्टर है उसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से अलग रखा है। तो फ्रिक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहला है ब्लॉक मोशन, और जो सेकंड है वो है हमारा पुली एंड फ्रिक्शन। मतलब पुली एंड फ्रिक्शन रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बुक इसके लिए वही हमारी एच सी वर्मा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके बाद हमारी एनसीईआरटी फॉर नीट स्टूडेंट एंड इरोडोव फॉर जेई एस्पिरेंट। फ्रिक्शन के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 4 दिन देने हैं, और उसके अलावा वही हमारे 2 दिन जो हम मान रहे हैं कि बाकी सब चीजों में आ जाते हैं, 2 दिन वो देने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और कौन सा है, वो है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है इसके अंदर, फ्रिक्शन के अंदर। वो सर्कुलर मोशन में भी कुछ लोग मान लेते कि वो सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है अब अगला टॉपिक आता है वर्क पावर एंड एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी जो है अगला चैप्टर, उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा वर्क पावर एनर्जी के अंदर। देन जो सेकंड टॉपिक है वो है कनेक्टेड मोशन। अच्छा, वर्क पावर एनर्जी की वीडियोस अभी तो यूपी सर ने नहीं डाली है, बाकी तीनों टॉपिक लगभग पूरे हो गए हैं। तो अब मूव ऑन करेंगे वर्क पावर एनर्जी के ऊपर ही, तो उनके साथ साथ तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। और देन जो थर्ड थिंग आती है वो आती है इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। फोर्थ थिंग है हमारी वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। फिफ्थ है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन क्यों, हेड ऑन क्यों नहीं? हेड ऑन कोलिजन से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हेड ऑन कोलिजन से ही आएंगे, लेकिन ऑब्लिक कोलिजन के थ्रू तुम हेड ऑन को बहुत ही आसानी से समझ लेते हो, इसलिए ऑब्लिक का कॉन्सेप्ट ग्रेस्प करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन जो नेक्स्ट थिंग आती है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एग्जैक्टली इसके थ्रू जो हमारी वेरियस इक्वेशंस बनती है कोलिजन के अंदर, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, वो सब वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर बात करें तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन आते हैं हमारे एक्सप्लोजन से, या फिर कोई जंप कर जाता है, जैसे मतलब कोई गाड़ी है उसके ऊपर से 3 बंदे जंप करे रेगुलरली, तो वो सब टॉपिक्स जो है वो सब क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाते हैं और वो फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो और सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें तो सेंटर ऑफ मास की जो डेरिवेशंस हैं उनको थोरली समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको जितना अच्छे से समझ लोगे बाकी क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो अब देखो, इसको मैंने 15 डेज दिए हैं, बट 15 की जगह तुम ये 18 to 20 भी कर सकते हो, ठीक है। इतना तुम कर सकते हो क्योंकि ये जो है चैप्टर ये काफी ज्यादा हैप्टिक लगता है कुछ लोगों को, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है इसके अंदर कुछ लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम इसको थोड़ा सा टाइम और दे सकते हो क्योंकि इसके अंदर वर्क पावर एनर्जी भी निकाल दिया और कोलिजन भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। और देन जो नेक्स्ट थिंग है वो है कि इसके अंदर बुक्स कौन कौन सी यूज करी जाए। तो पहली हमारी एच सी वर्मा। देन नेक्स्ट थिंग मैं प्रेफर करूंगा कि इरोडोव करो, बट अगर तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम इरोडोव से पंगा लो फिलहाल, तो तुम 500 सिलेक्टेड प्रॉब्लम वाली वही डीसी पांडे बुक कर। जो नेक्स्ट थिंग आती है वो है हमारा सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को मैंने 4 से 5 दिन दिए हैं तुम्हें। सर्कुलर मोशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग तुमसे पूछ लेते हैं कि एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, इन सब की डायरेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सब चीजें सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन जो नेक्स्ट है कि इसके क्वेश्चन कहाँ से करें, तो इसके क्वेश्चन जो है मैं कहूंगा कि एच सी वर्मा, पीवाईक्यू और इरोडोव, ठीक है। देन जो नेक्स्ट थिंग आती है वो है हमारा रोटेशनल मोशन। तो इसके लिए मैंने तुम्हें 20 से 25 दिन दिए हैं। 20 से 25 दिन का क्या मतलब है कि 20 से 25 दिन रेगुलरली 3 घंटा इसको पढ़ना है,
उस 3 घंटे में 2 घंटे थ्योरी पढ़नी है, 1 घंटे इसके क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भैया हम क्वेश्चन किस बुक से करें इस दौरान, तो इस दौरान तुम सिर्फ HCV पे फोकस करो। लास्ट के जो मैं कह रहा हूँ ना कि हर चैप्टर के बाद 3 से 4 दिन तुम लगा सकते हो, उन 3 से 4 दिन के अंदर तुम्हें इरोडोव के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, या फिर प्रीवियस ईयर एडवांस के जो क्वेश्चन है वो करने हैं, ठीक है। चैप्टर काफी बड़ा है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हुआ नहीं है कोई रोटेशनल मोशन, इतने ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन भी नहीं आते, इससे इजी क्वेश्चन ही आएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर तुम्हें कॉन्सेप्ट ज्यादा चाहिए होता है। इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस पूरी मैकेनिक्स का एक सार मान सकते हो इसको, मतलब पूरी मैकेनिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व कर दी गई है, ठीक है। तो यानी कि पूरी मैकेनिक्स इसका एप्लीकेशन इसके अंदर आ जाता है, तो उस वजह से ये काफी ज्यादा हैप्टिक लगने लगता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसके क्वेश्चन भी इजी होते हैं यार, हो जाते हैं। बस अगर तुम इरोडोव जैसी बुक उठाओगे तो यार उसके अंदर क्वेश्चन जानबूझ के मुश्किल बनाए जाते हैं, ताकि तुम एक क्वेश्चन के थ्रू मल्टीपल कॉन्सेप्ट को क्लिक करके कॉन्सेप्ट के बीच में स्विच करना सीख जाओ। इसकी थ्योरी जो है वो तुम फिजिक्स वाला सर के थ्रू, उनके चैनल के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि फिलहाल यूपी सर ने उसके बारे में नहीं पढ़ा रखा। बट अगर यूपी सर पढ़ा देते हैं जब तक तुम ये करने जा रहे हो, तो मैं प्रेफर करूंगा कि तुम उन्हीं के थ्रू इस चीज को पढ़ो, ठीक है। तो अब जो रोटेशनल मोशन है, इसके अंदर बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, HC वर्मा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके प्रीवियस ईयर कर लेना, एडवांस वाले जरूर कर लेना, और उसके अलावा इरोडोव के क्वेश्चंस करने हैं, इरोडोव के सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस चैप्टर से करने हैं। अच्छा, और मैं कह रहा था कि कुछ बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि यार हमें तो जेई मेंस के लिए ही फोकस करना है, हम एडवांस वाले क्वेश्चन नहीं छूते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एडवांस वाले क्वेश्चन करें, क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा जा रहा है कि अगर हम मेंस की बात करें तो एडवांस के क्वेश्चन रिपीट होके मेंस में आ रहे हैं, और मेंस के क्वेश्चन रिपीट होके नीट में आ रहे हैं। तो ऐसा देखा जा रहा है, ठीक है। तो इतना ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर नीट के बच्चे हो तो नीट के लिए तुम NCERT के क्वेश्चन कर लो, और उसके साथ साथ तुम कर सकते हो अपनी जो तुम्हारी MTG आती है उसके क्वेश्चन, वरना जो हमारा ये HC वर्मा है इसके क्वेश्चन कर लो। और HC वर्मा के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, तो उनको करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर फिर भी तुम्हें कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स बता दे हो जो रोटेशनल मोशन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो होंगे हमारे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और प्योर रोलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो। ये 2 टॉपिक जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और तीसरा है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड, ठीक है। तो अब अगली बात हम करते हैं ग्रेविटेशन की बात करें अगर हम, तो ग्रेविटेशन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हो, ग्रेविटेशन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? अरे हाँ, देखो एडवांस के लिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगाएं। क्या किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अर्थ है, अर्थ के ऊपर से एक सैटेलाइट यूं प्रोजेक्ट करेंगे, वो किसी वेलोसिटी के साथ करी और किसी रेडियस पे वो रिवॉल्व कर रही थी, वहां से कुछ प्रोजेक्शन वगैरह होगा, और फाइनली वो किस ऑर्बिट में जाके कितने से रिवॉल्व करेगी, वो सब चीजें होती हैं इसमें। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेसिकली अगर हम कहना चाहें तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केपलर लॉ, उसके अलावा जो तुम्हारा स्मॉल g है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो और उसका वेरिएशन के जो डेरिवेशंस वगैरह या जो फॉर्मूला वगैरह आते हैं, वो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। तो इसको कितने दिन देने, इसको मैंने 7 से 8 दिन बोले हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर मोस्टली जो टीचर्स क्या करते हैं वो ग्रेविटेशन के अंदर ऐसी कुछ एज सच डेरिवेशन वगैरह नहीं कराते हैं। वो क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम्हें अगले साल पढ़नी है। तो अगर तुम्हें कोई डेरिवेशन करने के लिए कहे भी तो तुम उसे ज्यादा ध्यान मत देना। देखो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ, बट फिलहाल के लिए तुम उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन दोनों आजू बाजू चलते हैं। तुम इसको आराम से अगले साल टैकल कर लेना डेरिवेशन को। फिलहाल तुम जो की कॉन्सेप्ट है जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, ये सब चीजें सीखते चलो, ठीक है। तो इसके अंदर बुक्स कौन कौन सी फॉलो करनी है, बुक्स हम फॉलो करेंगे HC वर्मा, उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसके अलावा हम फॉलो करेंगे इरोडोव या फिर 500 सिलेक्टेड क्वेश्चन वाली बुक। अच्छा, वो 500 सिलेक्टेड क्वेश्चन वाली बुक हम रोटेशनल मोशन में भी फॉलो कर सकते हैं, बट क्योंकि रोटेशनल मोशन को हम टाइम दे रहे हैं ऑलमोस्ट हमारा 1 महीना, तो मैं चाहूंगा कि तुम इरोडोव को फोकस करो ज्यादा उसके लिए, ठीक है।
तो रोटेशनल मोशन की बात होगी, ग्रेविटेशन की बात होगी। तो ऑलमोस्ट हमारा जो सॉलिड मैकेनिक्स है, जो रिजिड बॉडी डायनामिक्स वगैरह मैकेनिक्स वगैरह जो आता है, वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब जो टॉपिक बचा है उसकी बात कर लेते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक है यार, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर जो हमें लगता है कि भाई बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा कुछ ऐसा सच हुआ नहीं है, बट इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को। इसके अंदर सरफेस टेंशन के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बना देते हैं बहुत गंदे गंदे। तो इसके अंदर तुम्हें जो है ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट होता क्या है ना कि मोस्टली पेपर में देखा जा रहा है कि इसके इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं मेंस के अंदर, और एडवांस के अंदर जो सरफेस टेंशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसको हम क्या करते हैं, जेई मेंस से लेकर एडवांस के बीच में जो टाइम मिलता है उसके अंदर हम उसको फोकस करते हैं। तो हमें इतना एज सच इसके लिए अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर तुमने रोटेशनल कर लिया है और तुम इसको ज्यादा टाइम देना चाहते हो तो कोई ऐसी एज सच प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसके जो क्वेश्चन है वो एचसी वर्मा में थोड़े ऐसे ही दे रखे हैं, उसके अंदर ज्यादा एचसी वर्मा को फॉलो मत करना। इसके लिए तुम डीसी पांडे मैकेनिक्स 2 करके एक बुक आती है, उसको तुम अच्छे से फॉलो कर लेना। उसके अंदर काफी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं स्पेशली फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड। ठीक है, एचसी वर्मा इसके अंदर फॉलो नहीं करनी है। इसके अलावा क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। इसको मैंने 10 से 15 दिन दिए थे, तुम अपने हिसाब से इसको बढ़ा सकते हो, बट 10 से 15 दिन इसकी थ्योरी के लिए और फिर आगे 3 से 4 दिन इसके क्वेश्चन के लिए मेरे अकॉर्डिंग सफिशिएंट होंगे। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड हैं, तुम देखोगे भी, स्पेशली एडवांस वाले जो हैं कि उसके अंदर बॉयंट फोर्स की जो एक्चुअल डेरिवेशन होती है, मतलब जो हम समझते हैं उसके अलावा जो एक्चुअल वो चीज है उससे रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। 2015 में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, उसको देख लेना। तो ग्रेविटेशन के अंदर स्पेशली यही चीज, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर स्पेशली यही चीज थी। ठीक है, तो मैंने इसको 10 से 15 दिन दिया, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना। अगली चीज आ रही है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड यार ऐसी 11 चैप्टर है, इसके अंदर ज्यादा कुछ सीखने वाला नहीं है। जो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा बल्क मॉड्यूलस, क्योंकि वो आगे तुम्हारे थर्मल वाले जो चैप्टर्स आते हैं उसके अंदर भी काम आ जाता है बल्क मॉड्यूलस। तो इसके अंदर बल्क मॉड्यूलस और यंग मॉड्यूलस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यंग मॉड्यूलस के ऊपर बेस्ड होके सीरियल एक्सपेरिमेंट होता है हमारे सिलेबस के अंदर, वो कराया जाता है। तो अगर तुम्हें बेसिक फॉर्मूला पता है और तुम्हें पता है कि एरर रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, तो तुम बस एक बार उन एक्सपेरिमेंट की टर्मिनोलॉजी पढ़ लोगे कि किस चीज को क्या कहते हैं, तो भी तुम उन एक्सपेरिमेंट्स को टैकल कर लोगे। इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल फिजिक्स को अभी इंक्लूड नहीं किया था। बाकी मैं प्रेफर करूंगा कि उसकी हर एक एक्सपेरिमेंट की एक जेई रिलेटेड या फिर नीट रिलेटेड जो वीडियो है वो तुम देख के जाना पेपर के अंदर, ऐसे छोड़ के मत चले जाना उन टॉपिक्स को, क्योंकि वो बोनस मार्किंग एक टाइप की होती है। मोस्टली बच्चे उसे छोड़ देंगे और तुम उसको जल्दी से करके आ जाना। ठीक है, तो वो चीज अच्छे से करके जानी है। देन जो नेक्स्ट थिंग है वो है कि हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में कौन से चैप्टर से करना है, तो कौन सी बुक फॉलो करनी है। तो मैंने इसको देखो एक ही दिन दिया था, एक दिन में इसकी थ्योरी और अगले एक दिन में इसके क्वेश्चन। तो उसके लिए तुम्हें एचसी वर्मा अच्छे से फॉलो करनी है और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो अगली चीज आती है एसएचएम। अब एसएचएम जो है वो काफी ज्यादा एक तगड़ा टॉपिक तुम मान सकते हो। एसएचएम के लिए भी मैंने यहाँ पे तुम्हें कितने दिन का 20 से 24 दिन का टाइम दिया है एसएचएम की थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ जो हम एक घंटे के क्वेश्चन करते जा रहे हैं उसके लिए। एसएचएम काफी ज्यादा अच्छा टॉपिक है, काफी ज्यादा बड़ा टॉपिक है। इसको अगर तुम्हें कवर करना है तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि एसएचएम काफी ज्यादा टफ है, बट हाँ एसएचएम से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और अगर मैं टफनेस की बात करूं तो अगर मेरे को कोई कहेगा कि रोटेशनल मोशन से जैसे क्वेश्चन आते हैं और जो एसएचएम से क्वेश्चन आते हैं, इन दोनों के बीच में भाई कौन सा ज्यादा टफ तू मानेगा, तो मैं एसएचएम वाले क्वेश्चन को एज अ टफर साइड रखूंगा। तो एसएचएम के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फेजर डायग्राम। सेकेंड थिंग तुम्हारा जो है सिंपल पेंडुलम, और बाकी जो टाइप ऑफ पेंडुलम होते हैं कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, वो सब पेंडुलम, टॉर्जनल पेंडुलम, वो सब जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं।
उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन, उसके बाद जो है वो हमारे आते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ पेंडुलम, वो मैं बता चुका हूँ। तो इसके क्वेश्चन कहाँ से करने हैं? इसके क्वेश्चन देखो एच.सी. वर्मा से कर लेना, उसके अलावा इरोडोव के क्वेश्चन करना। इरोडोव इसके अंदर काफी ज्यादा अच्छे लेवल की दे रखी है। अच्छा, और बेसिक इसका सीख के जाना अच्छे से कि अगर कोई सिंपल ऑसिलेशन कर रहा है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी जो एक्सीलरेशन है वो -kx ऐसा करके जो हमारी जो कंडीशन होती है, वो कंडीशन तुम अच्छे से ध्यान रखना, वो कंडीशन तुम्हें निकालनी है। उसके बाद तुम्हारा टाइम पीरियड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी सॉल्व हो जाती हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करना जरूरी है। यहाँ पे जो है तुम्हारे थर्मल से रिलेटेड क्वेश्चन एसएचएम से मिलके, दोनों चैप्टर मिलके धुआंधार मजा करा देते, तुम्हारी वाट लगा देते। ठीक है, देन अगली चीज जो है वो हमारा वेव्स वाला जो चैप्टर आ गया। तो वेव वाला जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साउंड वेव की अगर बात करें तो आता है पाथ डिफरेंस, और अगर हम बात करें हार्मोनिक स्ट्रिंग वेव की, तो उसके अंदर आ जाता है हार्मोनिक सिस्टम वाला जो हमारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इसके अंदर मैं तुम्हें बता देता हूँ, दोनों चैप्टर मिला के मैंने वेव से लिखा है, मतलब ऐसा कोई बाइफर्फिकेशन नहीं किया है कि स्ट्रिंग वेव या फिर साउंड वेव। तो इसके अंदर मैंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या बता रखे हैं, वो है हमारे पाथ डिफरेंस, सेकंड थिंग डॉपलर इफेक्ट, थर्ड थिंग हार्मोनिक्स, फोर्थ थिंग ऑर्गन पाइप, एंड फिफ्थ थिंग इज बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड यार बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ बीट फ्रीक्वेंसी निकाल के दे देनी होती है तुम्हें, तो काफी ज्यादा इजी होता है। उसके अलावा इसके क्वेश्चन कहाँ से करने हैं? इसके क्वेश्चन हम करेंगे एच.सी. वर्मा से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखे हैं, एकदम मजा आ जाएगा। एक्चुअली मैंने इरोडोव नहीं करी है आज तक, तो मेरे को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैंने वो 500 सिलेक्टेड क्वेश्चन वाले ही करा था, और उसके अंदर ये काफी अच्छा दे रखा है, तो तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो। इसके लिए मैंने टाइम दिया है 15 दिन। 15 दिन के अलावा मैंने 15 दिन दिए हैं लोगों को। वेव्स थोड़ा टफ लगता है, वो इसलिए है क्योंकि वेव की स्टार्टिंग के 1-2 दिन में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यार ये क्या चल रहा है, तो ज्यादा परेशान मत होना। वेव इतना भी ऐसे टफ टॉपिक नहीं है अगर तुमने एसएचएम अच्छे से कर लिया। एसएचएम में इसीलिए ज्यादा दिन का टाइम दिया है। एसएचएम अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम वेव आराम से कर लोगे, वेव के अंदर डरने वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या, मेरे अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया था कि पहले मैं मैकेनिक्स करवा देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें एसएचएम और वेव करा दूंगा, देन मैं तुम्हें थर्मल पार्ट की तरफ लेके आऊंगा जो 11th के अंदर है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो थर्मो के अंदर ना तुम्हारे एसएचएम रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और मैकेनिक्स रिलेटेड भी। तो पहले तुम्हें मैकेनिक्स कंप्लीट कर लेनी चाहिए, देन तुम्हें एसएचएम और वेव की तरफ जाना चाहिए, और उसके बाद तुम्हें अपना थर्मल वाला पार्ट करना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चन है, स्पेशली अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो ऐसा टॉपिक है कि वो इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो क्वेश्चन है वो बाकी किसी भी सब्जेक्ट से मिलके, किसी भी टॉपिक से मिलके आ सकते हैं, बट फ्लूइड मैकेनिक्स का एज सच इतना एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर्स में नहीं देखा जाता। थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है उसके अंदर मैंने काफी टॉपिक्स, मतलब थर्मल वाला जो पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर पहला टॉपिक क्या आता है, थर्मल प्रॉपर्टीज टॉपिक आता है। इसके अंदर तुम्हें थर्मोमीटर रिलेटेड जो क्वेरीज होती है, यानी सेल्सियस थर्मोमीटर क्या होता है, फ़ारेनहाइट, और जो बाकी के स्केल्स होते हैं, उन स्केल के ऊपर मेजरमेंट को इंटर रिलेट करना आना चाहिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे थर्मल प्रॉपर्टीज के अंदर। देन तो मैंने इसको 1 दिन का टाइम दिया यार, 1 दिन में इसकी थ्योरी आराम से हो जाएगी, 1 दिन में इसके क्वेश्चन कर लेना। उसके अलावा जो है वो है हमारा कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री के अंदर जो है अगर हम 1 दिन का टाइम दें तो हमारा आराम से हो जाता है। कैलोरीमेट्री काफी ज्यादा इजी टॉपिक है। इसके अंदर बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना कि उसके अंदर क्या कंजर्व होता है, वो सब चीजें, हीट या एनर्जी, वो सब चीजें अच्छे से देख लेना। देन जो अगली चीज आती है वो है हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसको भी मैंने 1 दिन का टाइम दिया है। इन तीनों टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो तुम एच.सी. वर्मा के थ्रू करना, बहुत ज्यादा आराम से अच्छे से क्वेश्चन हो जाने। देन अगला टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर देखो जो एच.सी. वर्मा में है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एडियाबैटिक करके एक अलग से दे रखा है। तो जो उसका एडियाबैटिक वाला जो चैप्टर है वो काफी अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर,
बट जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके एच.सी. वर्मा में क्वेश्चन उतने अच्छे नहीं दे रखे, तो तुम उसके क्वेश्चन इरोडोव के थ्रू कर लेना। इरोडोव के अंदर उसके क्वेश्चन काफी अच्छे से दे रखे हैं। हाँ, प्रेफर तो यही करूंगा, पहले एच.सी. वर्मा करो उसके बाद इरोडोव करो। तो थर्मो वाले चैप्टर को हमने 15 दिन दिए हैं अपनी तरफ से। देन जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है हमारा हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर को एकदम लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि अभी तक कोई सिलेबस डिफाइंड नहीं है, और हीट ट्रांसफर जो है वो पूरा ही चैप्टर तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है। तो हो सकता है कि कोई सिलेबस में चेंज आए जेई के, तो अभी तक सिलेबस डिफाइन नहीं है, इसलिए हीट ट्रांसफर को एकदम एंड में रखा है। हीट ट्रांसफर को मैंने दिए 10 दिन। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया स्टीफन वाला, जो रेडिएशन लॉ आता है स्टीफन्स लॉ करके। सेकंड उसके बाद है इंटीग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं हीट ट्रांसफर के अंदर। उसके लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि लेंथ क्या है, एरिया क्या है, क्या चीज किधर से किधर कंडक्ट हो रही है, वो सब चीजें समझनी पड़ती हैं। तो हीट ट्रांसफर में इंटीग्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम उसके बाद इंपॉर्टेंट है, और जो एंड में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारे किरचॉफ लॉ। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग तो यही था तुम्हारा पूरा शेड्यूल जो मैंने बनाया था। इसके अंदर अगर तुम्हें कुछ चेंजेस करने हैं, तुम किसी के डेज कम करके किसी के बढ़ाना चाहते हो, तो डेट्स अप टू यू, बट मेरे अकॉर्डिंग ये काफी सही रहेगा, और इसके अंदर तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी अपने आप से काफी सारी चीजें करने की। ये तुम्हारा पूरा 200 दिन का शेड्यूल बन रहा था ऑलमोस्ट, अगर हम 3 आवर्स लगाएं तो इसके अंदर मैंने 38 दिन जो है वो तुम्हारे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा दे रखे हैं, जो चीजें बताई हैं उसके अलावा। तो ये जो शेड्यूल है कुछ हमारा मतलब 162 डेज का बन रहा था, उसके अंदर मैंने 38 डेज जो है वो तुम्हारे अपने प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं इन डेज के अलावा जो है। और फिर ये पूरा 200 दिन का शेड्यूल बन रहा है। 200 दिन हमारे पास फिलहाल है तो नहीं, काफी 200 दिन से कम टाइम है, बट मेरे को पूरा विश्वास है कि तुम उन 38 दिन को कम करके इसको वही 160 to 150 डेज के आसपास ले आ सकते हो। तो यार अच्छे से मेहनत करो। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो मेरे टीचर हमेशा कहा करते थे कि अगर तुम इन 2 साल जो है, अगर तुम इन 2 साल गधे बन के मेहनत कर लेते हो तो बाकी के पूरे जिंदगी तुम घोड़े बन के बिता सकते हो। बट अगर इन 2 साल में तुम घोड़े बन गए तो तुम्हें बाकी की पूरी जिंदगी गधे बन के निकालनी पड़ेगी। इस छोटी सी लाइन का काफी बड़ा मीनिंग है, तुम इसको समझ सकते हो। बट यार ऐसा भी कुछ नहीं है कि मतलब आईआईटी नहीं मिला तो जिंदगी खत्म है, अगर एमबीबीएस नहीं बन पाए तो जिंदगी खत्म है। तुम बहुत कुछ उसके अलावा भी कर लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चीज तुम्हारे अंदर है कि हाँ भाई मेरे को आईआईटी चाहिए, मेरे को अपने आगे आईआईटीएन का टैग लगाना है, वो चीज नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हें वही चीज चाहिए कि हाँ भाई मेरे को लोग बोले कि भाई ये तो आईआईटी में पढ़ता है यार, ये हमसे डेफिनेटली बहुत अच्छा पढ़ा होगा, अगर तुम्हें ये चीज चाहिए तो तुम्हें अपने आप से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छे से मेहनत करो। पैसा हर एक बंदा कमाता है, छोटे से छोटे मजदूर से लेकर बड़े से बड़े करोड़पति तक भी पैसा कमाते हैं लोग, और ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े फिर भी करोड़ों में कमा रहे हैं। बट जो प्रेस्टीज है ना कि मतलब हाँ भाई हम आईआईटी से पढ़े हुए हैं, हमने इतनी मेहनत कर रखी है, हम वो सब कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, वो जो अंदर से अपने ऊपर बिलीफ निकल के आता है ना, वो कुछ अलग चीज है, वो कुछ नेक्स्ट ही लेवल थिंग है। तो उससे तुम बस यार दम लगा दो, पूरा जान की बाजी लगा दो, अच्छे से पेपर करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। तो यहीं पे खत्म करते हैं वीडियो को, और ऑल द बेस्ट, बाय बाय।